काले मुसलमान, ब्राउन मुसलमान, सफ़ेद मुसलमान यानी गोरे मुसलमान, इंडिया का सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट और हम सब मुसलमान मुल्कों के लिए और सब मुसलमानों के लिए एक शर्म का मकाम। ये जो मैंने बात की है काले और गोरे और ब्राउन मुसलमानों के बारे में, वो आपके सामने आके बयान करने की कोशिश करता हूँ मैं ये बात क्यों कही है। अक्सर आज जब भी मुसलमानों पर जुल्म वगैरह की बात करते हैं और जब भी इस बारे में मीडिया में ज़्यादातर बात होती है तो उसमें ज़्यादातर फ़लस्तीन का नाम आ रहा होता है कि फ़लस्तीन के मुसलमान पे बहुत जुल्म हो रहा है, ये है वो है। इस बारे में अक्सर सारा मीडिया हमारा मीडिया बड़ा पड़ा हुआ है और उस मीडिया के साथ आप बात करते हैं वेस्टर्न मीडिया के ऊपर, और वेस्टर्न मीडिया भी इसके बारे में अक्सर बात कर रहा होता है। वो दोनों साइड की बात कर रहे होते हैं, इसराइल की भी और फ़लस्तीन के बारे में भी। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो अक्सर अक्सर वेस्टर्न मीडिया को सही नज़र से, शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उस ये चीज़ भी देखते हैं कि वहाँ पे ये फ़लस्तीन के बारे में बड़ा एहतजाज हो रहा है। लेकिन हम साथ ये भी कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश भी है। लेकिन ये जब मैं थोड़ी आपके सामने ये तमहीद बांधी है, बैकग्राउंड बताने की कोशिश की है, ये आपको आगे आगे जगह समझ आ जाएगी कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं आज मैं जो पर्टिकुलरली जब खास तौर पर बात करना चाहता हूँ, कहता हूँ रोहिंग्या मुसलमान। अक्सर लोगों ने इसका नाम शायद सुना होगा ज़्यादातर ने, लेकिन कईयों ने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। आप मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी, वेस्टर्न के अंदर अक्सर बात होती रहती है, लेकिन ओवरऑल मुस्लिम दुनिया के अंदर उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हालांकि वो मुसलमान जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मुसलमान से बात से हटकर बात इंसानियत की होती है, लेकिन हमारे अक्सर जो लोग जो होते हैं अपने को इस्लाम का मुसलमान का नंबरदार समझ रहे होते हैं ना, इसलिए मैं ज़्यादातर ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ मुसलमानों की। हालांकि सबसे जो नंबर वन चीज़ होती है वो इंसानियत की होती है। तो मैं आज आपके सामने थोड़ी हिस्ट्री लेके आया हूँ, मैं थोड़ी बताने के लिए आपको रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो जो कहते हैं वो कहाँ किस तरह सफ़र कर रही है, थोड़ी हिस्ट्री क्या है। तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन करने की कोशिश करूँगा ताकि इस बात को जान सकें कि मैं ये सारी बात करने का मकसद क्या है। तो शुरू करते हैं। आपने बर्मा का नाम सुना होगा। बर्मा कंट्री जो है, जिसको म्यांमार भी कहते हैं, बर्मा की एक अपनी हिस्ट्री है, उनका एक अपना एक हिस्ट्री में अपना मकाम है। जब जब बड़े सगीर पाको हिंद में जब ये सारा हिंदुस्तान आया था, यहाँ पे गोरों की हुकूमत आई थी, बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसी वक्त उसी दौरान भाई उन्होंने बर्मा वाली साइड पे हुकूमत की। बर्मा जो कंट्री है वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है, उसका बॉर्डर जो है थाईलैंड के साथ भी लगता है और इंडिया के साथ भी लगता है। हमारा बड़े सगीर पाको हिंद का जो आखिरी बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसने भी जब अंग्रेज़ों ने उसको पकड़ के कैद वगैरह किया था, उसने आखिरी यहाँ पे बर्मा के अंदर गुजारे थे। उसके बड़े मशहूर शेर भी आपको याद ही होंगे कि 2 रोज़ मांग कर लाए थे उम्र दियार से, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। ये शेर ऊपर नीचे हो गए होंगे, लेकिन आपको मकसद समझ आ ही गया होगा। तो इसका जब यहाँ पे गोरों की हुकूमत आई थी, गोरों की उस वक्त वहाँ भी हुकूमत आई थी। उस वक्त जब गोरों की हुकूमत से पहले जो बर्मा कंट्री था, यहाँ पे ज़्यादातर जो जागीरदार वगैरह होते थे, उनकी अपनी अपनी छोटी छोटी सल्तनतें कायम थी, अपना उनका एक निज़ाम कायम था, जुल्म का जिस तरह भी निज़ाम कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ वगैरह गोरों की हुकूमत वगैरह आ गई। जब यहाँ पे गोरे जब जब 1947 में 1947 में उन्होंने इंडिया पाकिस्तान जो पूरा हिंदुस्तान होता था इसको तकसीम किया, इनको और यहाँ पे इनको आज़ादी वगैरह मिली, तो उसी वक्त 1948 के अंदर उन्होंने बर्मा के लोगों को भी, जहाँ इनको इस मुल्क को भी आज़ादी दे दी थी। ये मिली थी 4 जनवरी 1948 के अंदर, यानी साथ साथ ही आज़ादी इनको भी दे दी थी। जब लेकिन आज़ादी से आने से पहले जब यहाँ पे सब गोरों की हुकूमत होती थी, तो यहाँ पे अपने साथ वो बहुत ज़्यादा मजदूर वगैरह छोटे मोटे काम करने के लिए लोग ले गए थे, और ज़्यादातर जो लोग ले गए थे मजदूरी वगैरह करने के लिए वो बांग्लादेश ले गए थे, यानी बंगाली मुसलमान ले गए थे और या बंगाली लोग ले गए थे। जब आज़ादी वगैरह हुई तो वो वहाँ पर जाकर वहाँ छोड़ के वो गोर वापस चले गए। लेकिन वो लोकल जो बर्मा के लोग थे उन्होंने इस चीज़ को कबूल नहीं किया। ओके कि उन्हें उनके मुताबिक ये जो इंडिया के ये इंडिया से लोग आए, भाई हमारे मुल्क के नहीं है, इनकी शक्ल भी हमारे से नहीं मिलती, तो इस वजह से वहाँ रिजेंटमेंट पैदा हुई, वो इंतशार पैदा हुआ। गोरों के जाने के बाद यहाँ पे सिविल वार शुरू होगी। मुसलमानों ने अपनी सिविल वार शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हमें अलग मुल्क चाहिए, हम अपनी अलग स्टेट चाहिए जहाँ हमारी अपनी ज़बान हो। और जब बर्मा के वहाँ जब बुद्धिस्ट आए थे, उन्होंने अपनी ज़बान अपना अलग मुतालबा किया मुल्क का, जिसकी वजह से काफ़ी देर वहाँ पे सिविल वार हुई, हथियार वगैरह उठाए गए, या मुसलमानों ने हथियार वगैरह उठाए, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अनरेस्ट रहा इस बात के अंदर। वैसे अब थोड़ा सा आपको ऐड कर दूँ कि वहाँ का जो इस वक्त जो बर्मा का जो ऑफिशियल रिलीजन है, यानी का सरकारी मजहब जो है वो बुद्धिस्ट है। वहाँ पे तकरीबन 88% जो है बुद्धिस्ट हैं, 6.5% क्रिश्चियन है, 4 to 5% जो है मुसलमान है, आप और बाकी हिंदू वगैरह वहाँ रहते हैं। तो ये यहाँ पे इस किस्म का इस तरह वहाँ पे है। जब वहाँ बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हुआ तो वहाँ पे फिर 1962 में 1962 में वहाँ पे मार्शल लग गया, कू हो गया। जब कू हो गया तो उन्होंने देखा कि अनरेस्ट को कैसे ख़त्म किया जाए। उनको अनरेस्ट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने वहाँ जो मुसलमान वगैरह जो उनके खिलाफ जो कर रहे थे, उनके साथ में माहिदा वगैरह करने का फैसला किया। उन्होंने माहिदा ये किया कि आप हथियार वगैरह डाल दें, उसके बदले में हम आपको ज़मीन वगैरह देंगे, मवेशी वगैरह देंगे, और आपको सिटीजनशिप वगैरह सारी मिलेगी। क्योंकि उससे पहले उनके मुसलमान वो जो वहाँ पर रह रहे थे उनको सिटीजनशिप नहीं थी। वहाँ का कोई भी कहते उनको बर्मा का जो कंट्री था उनको सिटीजनशिप देने के लिए तैयार नहीं था। वापस बांग्लादेश जो आया था उस वक्त पाकिस्तान था, वो इनके अपने मसले मसाइल थे, तो इस वजह से वहाँ ये प्रॉब्लम थी। जब वहाँ पे उन्होंने इनको ट्रैप कर लिया, उन्होंने अपने सारे हथियार वगैरह डाल दिए, उसके बाद फिर इनके खिलाफ जुल्म वगैरह शुरू हो गया, जो उनके मुताबिक फिर उनको यहाँ निकालने की कोशिश की।
क्योंकि बर्मा के लोग कहते थे कि इनके जो कल्चर है, इनका जो रिलीजन है, इस्लाम वगैरह जो है, ये हमारे साथ नहीं मिलता है। इनकी जो आइडियोलॉजी है, ये क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी थी और रंग नस्ल का मसला भी था, जो अक्सर होता है हमारे। हम उनको नहीं इल्ज़ाम दे सकते, हमारे अपने मुल्क के अंदर भी आप देख ही सकते हैं शुरू से क्या इल्ज़ाम रहा है। हमने कहा कि हमारा मुल्क जो है इस्लाम के नाम पे बना है, तो फिर उनको भी हक है, भी वो कहते हैं ये बुद्धिस्ट है, हम नहीं मानते इस चीज़ को। वैसे बुद्धिस्ट जो हैं, ये बुद्धिस्ट का मज़हब भी हिंदुस्तान से निकला, लेकिन इस वक्त बुद्धिस्ट जो है वो हिंदुस्तान से ज़्यादा बाकी मुल्क में रहते हैं। और ये बर्मा जो है, जो म्यांमार कंट्री है, ये सारा जैसे पहले बताया, ज़्यादातर बुद्धिस्ट की बात, ये 88% जो वहाँ पे जो है रिलीजन की प्रैक्टिस होती है बुद्धिस्ट हैं, जो अपने का बड़ा पीसफुल रिलीजन कहते हैं। लेकिन जब मज़हब के नाम के ऊपर जब हमारे मुल्क में खिलवाड़ होता है, तो हर जगह खिलवाड़ होता है। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब इसका मतलब आप बताऊंगा, उसके बाद जब वहाँ मुस्लिम साल वगैरह पैदा हुए, तो उन्होंने जब मुसलमानों के जब उन्हें अपना हथियार वगैरह डाल दिए, तो उसके बाद उनके खिलाफ आप कह सकते हैं एक ऑपरेशन शुरू हो गया कि इनको यहाँ निकाला जाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुस्लिम साल पैदा हुए, बहुत लड़ाई हुई, काफ़ी कत्ल गारत हुई, इनको निकालना शुरू किया। फिर उन्होंने अपना एक सिटीजन एक्ट लेके आए 1982। उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप जो है, नेशनैलिटी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो ये साबित कर सकते हैं कि उनके आबाओ-अजदाद जो है पुराने जब 1824 यानी 1824 से कि यहाँ पे रह रहे हैं। अब वहाँ कौन साबित करता है? फिर वो एक किस्म की नामुमकिन ही बात ही उन्होंने बना दी थी उस वक्त। तो उस वजह से भी उसके अंदर फिर उनको रजिस्ट्रेशन करना शुरू की, जिसकी वजह से काफ़ी लोग अपने को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते थे। वो कहते थे रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने आप को, वो डरते थे कि रजिस्ट्रेशन करवाएंगे हमें फिर हमारी कहते हैं एथनिक क्लिनजिंग होगी, मतलब है कि हमें ये निशानदही हमारी हो जाएगी हम कहाँ से हैं, और हमारा नाम आएगा, इस वजह से और मसले मसाइल पैदा होंगे। जब उन्होंने नहीं किया, फिर उनके खिलाफ प्रॉपर ऑपरेशन शुरू हुआ, उनको निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा अनरेस्ट वगैरह पैदा हुआ, जिसके बाद और बहुत ज़्यादा लोगों के आप कह सकते हैं औरतों के साथ रेप वगैरह हुआ, बहुत कत्ल गारत हुई, कई मर्दों को मारा गया। जिन्होंने जान बचाई, उन्होंने अपने औरतों के अंदर जाकर मतलब अपने आप को कहते पनाह वगैरह लेकर काफ़ी लोगों ने जान बचाई। उसमें से आप कह सकते हैं कि 8 लाख जो वहाँ के जो मुसलमान वगैरह जो है थे, जो रोहिंग्या जो मुसलमान जिन्हें कहते हैं, वो वहाँ से हिजरत करके बांग्लादेश की तरफ आए। इस वक्त बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर आप कह सकते हैं उनको सारे आबाद हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा जेनोसाइड जो सर्वाइवल जो है, आप कह सकते हैं जो कम्युनिटी है, जो लोग जो हैं, वो इस वक्त उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। जेनोसाइड कहते हैं कि जो नस्ल कुशी से मतलब जिनको मारा जाता है, जो बच गए हैं, इस वक्त उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। या अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी मुश्किल से वो वक्त गुजार रहे हैं, और कितनी बड़ी आप कहते हैं ये वो फ़लस्तीन के मुसलमान जिनकी बात करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इनकी तादाद वहाँ पर मौजूद है। यहाँ से आप दादा कर सकते हैं कि किस तरह का बहुत ज़्यादा मुसलमान जिनके लिए हमें आज तक कहते हैं कितनी ज़्यादा तादाद के जो मुसलमान वहाँ पे हैं, कितनी सख्त मुश्किलात से और कितनी सख्त आप कह सकते हैं अपनी कहते जो उनके साथ जुल्म वगैरह हुआ है, जो उनके मतलब जानो माल को उनके औरतों के साथ मर्दों के साथ हुआ, किस तरह किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके अंदर थोड़ा बता दूँ कि ये जो है रोहिंग्या मुसलमान जो है, रोहिंग्या का लफ्ज़ आया कहाँ से है, जो मैं लिखा भी हो ताकि मुझे गलती ना हो जाए। तो यहाँ जब इससे पहले जब कहते हैं जब बर्मा वगैरह आया था, यहाँ पे जब डिफरेंट स्टेट सिस्टम आया था, तो यहाँ की जो एक स्टेट थी, स्टेट ऑफ अराकीन, जो अराकीन स्टेट जो है थी, वहाँ के जो लोग वहाँ रहते थे उनको कहते थे रोशंगा या रोखांगा, या इन लोगों को इस नाम से पकड़ा जाता था। ये वही लोग होते थे, बंगाली टाइप जो लोग होते थे। तो इनको बाद में रोहिंग्या लोगों से सर इनको पकड़ा गया, रोहिंग्या मुसलमानों के तौर पर पकड़ा गया। वहाँ के जो लोग हैं थे वो इनको बंगाली कहते हैं ये बंगाली शक्ल के हैं, ये हमारे से शक्लें हमारे से नहीं मिलती। इस वजह से वहाँ का जो मैंने बताया, वहाँ जब कू हुआ, जब मार्शल वगैरह लगा, नी विन नाम का जो जनरल था, उन्होंने कहा इनकी शक्लें हमारे से नहीं मिलती, हमारा कल्चर हमारे से मिलता, हम इनको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वजह से वहाँ बहुत मसला मसाइल पैदा हुआ। तो आज ये जो थोड़ा सा हम कहते हैं आपके सामने में थोड़ी पिक्चर लाने की कोशिश ये थी कि इस वक्त 8 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पे जिनके पास नेशनलिटी नहीं है, स्टेटलेस पीपल हैं। स्टेटलेस का मतलब होता है जिनकी कोई नेशनलिटी नहीं है, उनको पता नहीं है कौन सा मुल्क है उनका। यानी जहाँ पे वो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले जब वहाँ ले गए थे, उन्होंने उनका वहाँ पे कहते हैं जब छोड़ के चले गए, तो वहाँ उनको कबूल करने तैयार नहीं था। बांग्लादेश उनको वैसे कबूल करने के तैयार नहीं है, उनके अपने मसले मसाइल हैं, हालांकि मुसलमान मुल्क है। तो वो इस वजह से इस वक्त वो दुनिया की सबसे ज़्यादा कम्युनिटी और मुसलमान है। वो सबसे पहले इंसान है, फिर मुसलमान है जो स्टेटलेस है, जिनके पास कोई नेशनलिटी नहीं है, कोई मुल्क कबूल करने के तैयार नहीं है। तो ये है आपके सामने थोड़ी हकीकत आपके सामने लेके आने की। इसके साथ मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ऐड कर दूंगा, अभी रिसेंटली इंडिया ने जो इसके साथ रिलेटिव जो इसके साथ मिलता जुलती बात है, जो अक्सर आप हमारे मीडियम में बहुत लोग तनकीद कर रहे हैं उसको, और इसके बारे में इंडिया को आप निशाना बना रहे हैं। मेरे इंडिया से कोई हमदर्दियाँ नहीं है या चक्कर नहीं है कि मैं इंडिया बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, अच्छे बोलिए हर जगह होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने अपने घर को ठीक करना होता है। तो आपके सामने मिसाल लाने की कोशिश है तो आपको इसको अच्छी तरह समझ सके।
जैसे इंडिया ने अभी रिसेंटली पास किया है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसके मुताबिक कोई भी जो वहाँ पे जो लोग हैं वो 31 दिसंबर 2014 से पहले वहाँ पे आ चुके हुए हैं, जो हिंदू हैं, जो जैन हैं और जो बुद्धिस्ट हैं, जो क्रिश्चियन हैं और जो सिख हैं, जिनके साथ आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब 3 मुल्कों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में उनके साथ जुल्म वगैरह हुआ है, जब उनकी जो मजहबी आज़ादी को सलब किया गया, वो अगर साबित करते हैं आके इंडिया के अंदर 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो इंडिया उनको नेशनैलिटी दे देगा। ये उन्होंने 2019 में पास किया था, लेकिन अब इसने अब उन्होंने अच्छी तरह लागू कर दिया। अब उसमें मुसलमानों को शामिल नहीं उन्होंने किया। अब उसके ऊपर बहुत एहतजाज हो रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि उस पर एहतजाज हम क्यों कर रहे हैं। अक्सर लोग जाके हम कितनी बड़ी मुनाफिकता एहतजाज क्यों कर रहे हैं भाई। जब 1947 में जब ये था हिंदुस्तान कहते हैं डिवाइड हुआ था, तो 3 मुसलमान मुल्क बने थे ना। बांग्लादेश भी, जब बांग्लादेश जब पाकिस्तान का हिस्सा था, ये सारा मुल्क बना था जो इस्लाम के नाम पे बना था, अफगानिस्तान था। फिर वो मुसलमानों को वो क्यों कबूल करें, इस एक्ट में वो मुसलमानों को क्यों डालें कि उन्होंने ऑलरेडी आपका मुसलमान मुल्क मौजूद है भी। एक मुसलमान अपने मुल्क के अंदर जो मुसलमान जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, उस वो जाके जो गैर मुस्लिम मुल्क है, जो इंडिया है, जो हिंदुओं की जहां आबादी ज्यादा है, उस मुल्क में जाके पनाह क्यों लेगा। ये कॉमन सेंस की बात ही नहीं है, मतलब ये बिल्कुल कॉमन सेंस के अलावा वैसे भी हिपोक्रेसी है, ये मुनाफिकत है। तो ये इस बात से हमें यही वजह कि आज इस मुकाम में पहुंच चुके हुए हैं कि हम इस बात से एहतजाज कर रहे हैं कि इंडिया ने मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया। इंडिया ने जो किया, मैं ओपनली बात को बिल्कुल ठीक किया, मुसलमानों को कबूल क्यों करें भाई। उन्होंने तो मुसलमानों के एक मुसलमान जो है अपने मुसलमान मुल्क में तंग होकर एक गैर मुसलमान मुल्क में क्यों जाएगा जी, जिनको ऑलरेडी कह जाते हैं कि इंडिया वाले आगे मुसलमानों को जुल्म करते हैं, एक साथ उन पर ये इल्जाम भी लगा रहे होते हैं, फिर वहां पर क्यों जाएंगे। तो ये मैं आपको ये सात बात बताने की कोशिश की, बताने का मकसद ये था कि एक तरफ से हमारे रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, जो कहते हैं 8 लाख वहाँ मौजूद है, उनके लिए कोई मुल्क का ऐसा नहीं है कि जो कानून पास करे। ना बांग्लादेश ने कानून पास किया है, जब पाकिस्तान ने ऐसा कानून पास करा, ना अफगानिस्तान पास करा, ना बाकी इस्लामी दुनिया है, कोई भी ऐसा कानून पास नहीं कर रही कि उनको कहा जाएगा ठीक है जी आप पे जुल्म हुआ है, हम ऐसा कानून पास करते हैं कि आप स्टेटलेस पीपल हैं, आपके पास कोई नेशनलिटी नहीं है, आपको कोई मुल्क तैयार करने आपको मानने के लिए तैयार नहीं है, आप मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। जैसे हमारी इस्लामी तारीख बताती है, यहूद ने सारा और जब अंसारीन और जब महाजिर वगैरह गए थे, उन्होंने अपनी आदि जदादे वगैरह दे दी थी ना। जैसे हम बड़ी बड़ी बातें हम मस्जिद के लाउड स्पीकर में गले फाड़ फाड़े कर रहे होते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, और जब अपने बारी आती है तो बिल्कुल फारग हो जाते हैं। तो कोई मुसलमान मुल्क तो मतलब इसको कबूल करने तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि सब इस्लाम मुसलमान बहन भाई हैं आपस के अंदर, अक्सर ये बातें सुनी होंगी, लेकिन ये सब हकीकत बिल्कुल डिफरेंट है। हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमान बहन भाई का चक्कर जो हमें पढ़ाया गया बिल्कुल गलत है। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आपके सामने प्रैक्टिकल है। बातें एक होती है बातें लिखी हुई, एक होती है प्रैक्टिकल तौर पर। प्रैक्टिकल तौर पर लिखी हुई बातों के अंदर भी आप देख लें क्या चीज़ है, और आपके सामने जो आपके सामने हकीकत में आ रही है, कोई मुसलमान उनको कबूल करने के तैयार नहीं है। कोई पाकिस्तान हमारे लोग बड़ी बातें करते हैं, उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। देख लें, अगर इतनी बात है उन मुसलमानों के लिए कानून बनाया जाए कि आप हमारे मुल्क में आए, जिस तरह हम आपको कबूल करेंगे, हम अपनी बहनों बेटियों आपकी बहनों बेटियों की शादी अपने बच्चों से भी करेंगे, अपने बहनों बेटियों की शादी आपके साथ करेंगे, मिलकर रहेंगे, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। बिल्कुल सन्नाटा है, मुनाफिकत वाला सन्नाटा है इस लिहाज देखा जाए। और सारी की सारी तवज्जो जो है वो आपको नजर आ रही होगी, डीपियां आपको होंगी सारी फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर सारी होगी। हालांकि उनकी तादाद जो है रोहिंग्या मुस्लिम से कहीं कम है, लेकिन नहीं सारा, जैसा मैंने कहा शुरू में कहा था, उसकी वजह क्या है कि उससे आपको व्यूज ज़्यादा नहीं मिलते, और उससे आपकी ज़्यादा आप कह सकते हैं, पंजाबी में कहते हैं बले बले ज़्यादा नहीं होती। उसकी दूसरी वजह यह है कि थोड़े से उनका रंग भी साफ है, सीधी बात है। जिसमें पहले मैंने वीडियो को शुरू में कहा था, उनका रंग थोड़ा साफ है, वो कहते हैं वो थोड़े अरबी भी हैं, रंग नस्ल के उनकी अच्छी है, उधर गुड लुकिंग है इनके लिहाज के मुताबिक। और दूसरी बात यह है कि ये ब्राउन मुस्लिम है, ये बेचारे शक्ल से इनको अच्छे नहीं लगते, और इनसे ज़्यादा आपका व्यू भी नहीं मिलेंगे, ये आपके साथ ज़्यादा फिट नहीं होते। जिस हमारे मुल्क के अंदर आप पता रंग नस्ल का मसला होता है, हमारे मुल्क के नहीं, इंडिया के अंदर भी है, लेकिन हम तो इसको अपनी बात कर रहे। और काले मुसलमान, आज तक आप मीडिया में बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे कि सूडान के अंदर हमारे हजारों मुसलमान जो हैं वहां कहत का शिकार हैं, घर से बेकार हो गए। कितने बच्चे जो हैं वो उनकी माओ से दूर हो चुके हैं, वहां कैद का शिकार हैं, जहां 2 मुसलमान जनरल इक़्तिदार की जंग के अंदर एक दूसरे को मार रहे हैं, और आम सिविलियन जो हैं वहां पे कैद का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि वो काले मुसलमान हैं। उसके बारे में कोई बंदा बात नहीं कर रहा होगा। दूसरी बात, यमन में जो मुसलमान को मारा है उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही होगी। और सोमालिया चेक कर लें, बाकी मुसलमान चेक कर लें, ये आपके सामने सारी सूरत हाल रखने का मकसद ये है कि यही हकीकत है। आप हकीकत से जितना मर्जी जान छुड़ा लें, लेकिन इसी वजह से आज दुनिया में मुकाम पहुंच चुके हुए हैं। हमारे अपने मुल्क के चेक कर लें, आप बलोचिस्तान का हाल चेक कर लें, एक हमारी 9 गो ये बन चुका है। सिंध का इलाका चेक कर लें कि आम पाकिस्तानी जो किस तरह जा सकते हैं इन इलाकों के अंदर। तो ये मेरा आपके सामने ओवरऑल आपके सामने रखने का मकसद ये था कि इन वीडियो के अंदर कि आपको जान सकें थोड़ी हिस्ट्री के बारे में कि रोहिंग्या
रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, जो बेचारे सफ़र कर रहे हैं, सबसे पहले मैं वही बात करूँगा, रोहिंग्या मुसलमान का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनको कहते हैं मज़हब के नाम के ऊपर और जिस तरह भी रंग नस्ल के बुनियाद के ऊपर वो इस वक्त स्टेटलेस पीपल बन चुके हैं, यानी बगैर किसी मुल्क के हैं, और कितनी जेनोसाइड हुई है, नस्ल कुशी हुई है, और इस वक्त वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बारे में कोई बात करने तैयार नहीं, क्योंकि रंग मतलब है रंग नस्ल के और तरह के हम अपने मुसलमान मुल्क कबूल करने तैयार नहीं है। और काले मुसलमान को चेक कर लें, सिर्फ हमारा रुझान फ़लस्तीन के मुसलमानों की तरफ है, और किसी ने आज तक फ़लस्तीन जाकर देखा भी नहीं है, और उनका सही सूरत ग्राउंड रियलिटी का पता भी नहीं है। तो ये आपके सामने मेरे सूरत रखने का मकसद ये था कि देखें, कोई भी कौम जो होती है ना, कोई भी आप दुनिया को तरीक उठाकर देख लें, किसी भी कौम ने आज तक मजहब की बुनियाद के ऊपर तरक्की नहीं की। अगर मजहब की बुनियाद के ऊपर ये सारे बहन भाई के चक्कर होता है, तरक्की करनी होती, तो इस वक्त कोई सारे मुसलमान मुल्क मिल के आपस में कम अज़ कम रोहिंग्या मुसलमानों को कबूल करते, सूडान के मुसलमानों को भी कबूल करते, अपनी तरफ उनको सारा बहन भाई बन के उनका ख्याल करते, उसके बाद एक यूनाइट होकर एक होकर जाकर फ़लस्तीन के मुसलमानों को जाके हेल्प करते। फिर हम कहते हैं साजिश हो रही है, ये हमारे अल्लाह, उस साजिश को एक शांति का कारण है अपनी सारी जिम्मेदारियों से हाथ धोने का। बस ये मुसलमान की साजिश नहीं ना हो रही, जो बाकी मान लेते हैं साजिश हो रही होगी। अब रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, जो 8 लाख वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ तो कोई साजिश नहीं हो रही, वहाँ उनको कबूल कर लो अपने मुल्क के अंदर भाई। सारे कुछ जितने मुसलमान मुल्क का थोड़े थोड़े ले लो, वहाँ तो कोई आपको साजिश नहीं कर रहा, वो आपके सामने है। लेकिन नहीं, यही आपके सामने रखना है। मकसद ये है कि आप मजहब के नाम के ऊपर, जब तक आप मजहब के ऊपर उठ के नहीं देखेंगे, हम इंडिया पर इल्जाम लगाते रहते हैं, वहाँ पे कहते हैं वहाँ मुसलमान का ये हो रहा है भी। सबसे पहले इंडिया जो है वो हिंदू मुल्क है, देखा जाए तो सब ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। फिर कहते हैं वो सेकुलर कंट्री है, हमें बाकी सारे मुल्क सेकुलर चाहिए, वहाँ जाके हमें लिबरलिज्म सब बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मोहब्बत करते हैं बाकी मुल्कों में वेस्टर्न करते हुए, ये बहुत हम बड़ा फख्र से बयान कर रहे होते हैं, ये वहाँ पे सारी मजहबों की आज़ादी है, लिबरलिज्म है, सेकुलर कंट्री है इंडिया। अपनी बारी आती है तो साथ ही हमारे रंग बदल जाता है, हमारी बातें बदल जाती हैं, हमारी बात का तरीका बदल जाता है। हमारा मुसलमान मुल्क का ये इस्लाम के नाम पर है, यहाँ पे सिर्फ इस्लाम ही होगा। हालांकि इंडिया ने अपना प्रेसिडेंट जो है मुसलमान लगा चुके हैं। हमारे आइन में तो है कि हम गैर मुस्लिम को ना प्रेसिडेंट लग सकता है, सदर लग सकता है, ना वज़ीर आज़म लग सकता है, हमारा तो ये हाल है। तो ये बात को आपके सामने, मेरे सामने हकीकत रखने का, आपके सामने हकीकत रखने का मकसद ये था कि आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि आज इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान कहाँ पहुंच चुके हुए हैं, जिन्होंने आज तक साइंस टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ आज़ाद नहीं की, सिर्फ बातें की हैं, और इस वजह से पूरी दुनिया के लिए हम एक किस्म का खतरा बन चुके हैं, और दुनिया हमारे से जान छुड़ा रही है। और एक ऐसी हम एक दुनिया के लिए एक ऐसा खतरा बन चुके हैं, हमारा कल्चर क्लास ऐसा बन चुका हुआ है जिसकी वजह से कोई भी हमें हमारी इज्जत नहीं करता, हमारी इज्जत दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि हम अपनी इज्जत खुद नहीं करते। हम अपने लोगों की खुद इज्जत नहीं करते, दूसरों की इज्जत क्या करनी है। तो ये बात फिर बाबा लंबी होती जा रही है, लेकिन मेरा मकसद है कि आपके सामने क्लियर सिंपल तरीके से बयान कर दूं ताकि कोई अबहाम ना रहे। फिर बयान पे कहूँगा मेरी कोई ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उससे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।